हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि नेट और जेआरएफ क्या होता है। क्योंकि ये नेट और जेआरएफ वर्ड हम सबसे पहली बार सुनते हैं जब हम अपनी बीकॉम, एमकॉम, आई मीन टू से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। तो आपको ये वर्ड सुनाई देता है अपने अपने कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स हैं उनसे ये वर्ड आप सुनते हो कि उन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तब से ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आखिर ये नेट और जेआरएफ है क्या। तो आज इस वीडियो में मैं आयुषी आपके लिए लेके आई हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि क्या है ये नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, कितनी बार होता है एक साल में, किस तरीके से पेपर होता है इसका, कैसे प्रिपेयर करना होता है और क्या रहती है सारी चीजें, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जुड़ा है हमारे साथ, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे हमारी क्लासेस रहती हैं और साथ ही साथ कॉमर्स एजुकेटर हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। तो आप मुझे जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोर्सेज के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे नेट एग्जामिनेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ पीएचडी एंट्रेंस के लिए आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। और साथ ही साथ आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड की जाती हैं। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है। काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सको किसी भी एग्जामिनेशन की जब आप प्रिपरेशन करते हो। कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप ये 2 नंबर पे कॉल कर सकते हो। अभी फिलहाल दिसंबर को टारगेट करते हुए यूजीसी नेट के लिए बैच रन कर रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, दिसंबर में नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हो और आपका मन बन रहा है, तो आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो कोर्सेज के साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिल जाते हैं, हैंडबुक्स मिल जाती हैं पेपर 2 की, साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाती है जिसमें आपको 21 टेस्ट मिल। चलिए बात करते हैं कि नेट और जेआरएफ है क्या, किस तरीके से पेपर होता है, क्या सारी चीजें रहती हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या एज लिमिट रहती है, क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं और साथ ही साथ एग्जाम फीस कितनी होती है इस पेपर की। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और जेआरएफ एग्जामिनेशन अलग अलग है, इन चीजों पे भी हम थोड़ा सा अपनी नजर है जो डालते हुए चलेंगे कि आखिर इनके बीच डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है नेट एग्जामिनेशन को लेके कि क्या ये एग्जामिनेशन एक एग्जामिनेशन है या दो अलग अलग एग्जामिनेशन है। तो ये जो नेट एग्जामिनेशन है और जेआरएफ एग्जामिनेशन है, ये एक ही एग्जामिनेशन होता है, एक पेपर होता है। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग कट ऑफ दी जाती है नेट के लिए और जेआरएफ के लिए। ठीक है, अगर आप सपोज करके चलो 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिया, तो 6 बच्चों का नेट क्लियर हो जाता है और उनमें से जो एक बच्चा होता है, टॉप कैंडिडेट होता है, उसका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। तो 6% नेट का रिजल्ट रहता है, 1% जेआरएफ का रिजल्ट रहता है। ये चीजें होती हैं। तो आपको पेपर एक ही देना है, टॉप कैंडिडेट्स को जेआरएफ दिया जाता है और जो टॉप 6% कैंडिडेट्स होते हैं उनको नेट का सर्टिफिकेट है जो दिया जाता है। अब ये नेट और जेआरएफ है क्या। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट होना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके लिए ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी मींस कि अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं ले सकते हो। तो कम से कम आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेट आपका क्लियर होना चाहिए। अब मैम ये जेआरएफ क्या है, तो जेआरएफ की बात क्या होती है। जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जेआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब क्या है कि आप जब जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको फेलोशिप अमाउंट दी जाती है, आपको स्टाइपेंड दिया जाता है यूजीसी की तरफ से टू परस्यू रिसर्च। अगर आपका मन है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से अपनी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए, रिसर्च करने के लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, वो होती है जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको ये स्टाइपेंड मिलती है अगर आप एनरोलमेंट ले लेते हैं पीएचडी में। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है बच्चों का कि क्या जेआरएफ वो भी अवेल कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ क्वालिफाई किया है, पीएचडी में एनरोलमेंट नहीं ली है। तो आपको पीएचडी में भी एनरोलमेंट लेना होता है, तभी आपका जेआरएफ है जो आप अवेल कर सकते हो, अदरवाइज आप जेआरएफ अवेल नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी चीज आती है कि ये जो नेट है और ये जो जेआरएफ है, ये क्या लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेंगे। एक बार आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो क्या लाइफ टाइम रहेगा, एक बार जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो क्या लाइफ टाइम रहेगा। तो नेट की जो वैलिडिटी है
वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं नेट की, तो ये रहती है लाइफ टाइम। अगर आपने एक बार नेट क्लियर कर लिया तो लाइफ टाइम रहेगा। और जेआरएफ की जो वैलिडिटी है वो है 3 इयर्स तक। अगर मैंने 2022 में जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो 2025 तक मैं किसी भी रिसर्च में, किसी भी इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए एडमिशन ले सकती हूँ। अगर मैंने एडमिशन नहीं लिया, रिसर्च में नहीं परस्यू करती हूँ, तो ये जो जेआरएफ है ये एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद अगर मुझे रिसर्च करनी है तो, और जेआरएफ लेना है, फेलोशिप लेनी है, तो मुझे जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। ये चीज होती है यहाँ पे। फिर इसके बाद आती है कि कब आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, एज लिमिट। तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, आप अगर मास्टर्स में है, ठीक है, या फिर आपने मास्टर्स कर ली है, मास्टर्स अपियरिंग और मास्टर्स डन, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। अब अगर जिस पर्सन ने मास्टर कर ली है तो उसको कितने मार्क्स चाहिए, उसको एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए इन पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर आप अभी पीजी अपियरिंग में हो तो आपको ये चीज बोली जाती है कि आप एग्जामिनेशन तो दे सकते हो, बट नेट क्लियर होने के बाद आपको 2 इयर्स का टाइम पीरियड दिया जाता है। और इन 2 इयर्स में आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेनी है। और कंप्लीट करनी है कितने परसेंट मार्क्स के साथ, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, इफ यू आर फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरी, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। 5% रिलैक्सेशन मीन्स कि आप 50% अगर स्कोर कर रहे हैं अपनी मास्टर्स में, तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि आपको कब स्टार्ट करना होता है इस पेपर के लिए अपियर करना, बट कब तक हम इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, क्या कुछ मैक्सिमम एज लिमिट वगैरह भी है। तो यस, एलिजिबिलिटी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपके पास यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो यहाँ पे ये है कि आप अपने पीजी में होने चाहिए। तो मिनिमम एज आप यहाँ पे लगा के चल सकते हैं कि 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होती है, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए तो मैक्सिमम एज के लिए क्या बोला गया है, अगर आप नेट देना चाहते हैं तो देयर इज नो एज लिमिट। नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप 50, 60, 70 जितने भी एज के हैं आप नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो सकते हैं। बट अगर मुझे जेआरएफ करना है तो जेआरएफ के लिए मैक्सिमम एज क्या होती है, यहाँ पे आती है डिफरेंट कैटेगरीज। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आई मीन टू से यूआर कैटेगरी से हैं और मेल हैं, तो आपकी जो एज लिमिट है दैट इज 30 ईयर्स। मैक्सिमम एज आपकी 30 साल हो सकती है। और ये 30 ईयर्स कब से कैलकुलेट करने हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आती है नेट एग्जामिनेशन के लिए, जिस मंथ में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उस मंथ की फर्स्ट डेट को आप 30 साल के नहीं होने चाहिए, 30 साल से कम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब दिसंबर में हमारे एग्जामिनेशन होने हैं, फॉर्म फिलिंग अगर स्टार्ट हो जाती है फॉर एग्जाम्पल सितंबर में, तो आप 1 सितंबर तक बिलो 30 होने चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे भी, और फॉर्म फिलिंग का मंथ है उसकी फर्स्ट डेट पे 30 ईयर्स से ज़्यादा है या 30 ईयर्स 1 डे के भी हैं, तो भी आप इस एग्जामिनेशन को फिल नहीं कर सकते हो। जेआरएफ के लिए केवल नेट के लिए फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है यूआर कैटेगरी से अगर आप फीमेल हैं, तो फीमेल हैं या फिर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पे 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। 5 इयर्स की रिलैक्सेशन का मतलब है कि आपकी जो मैक्सिमम एज हो जाएगी दैट विल बी 35 इयर्स। तो आप 35 इयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये एज कब से आपको देखनी है, तो सेम वही चीज, जिस मंथ में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है उस मंथ की फर्स्ट डेट को आप उतने ईयर्स के नहीं होने चाहिए। अगर 30 है एज लिमिट तो 30 के नहीं होने चाहिए, उससे कम होने चाहिए। 35 है तो 35 से कम होने चाहिए। क्लियर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो ध्यान से आपको हर चीज को लेके चलना है। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी और एज लिमिट देखने के बाद हमें सेकंड स्टेप क्या देखना है, किस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो इस एग्जाम में आपको
पेपर 1, ठीक है, और साथ ही साथ पेपर 2, ये 2 पेपर आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 1 जो होता है दैट इज जनरल पेपर, ये सबके लिए, जो भी आप पेपर 2 है उन सबके लिए कॉमन पेपर होता है। एनटीए 83 सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो 83 सब्जेक्ट्स का जो पेपर 1 रहता है जनरल पेपर को कॉमन है, उसकी ये यूनिट्स हैं 10 यूनिट्स। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर है ये अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एमकॉम की है तो मेरे लिए जो मेरा पेपर 2 होगा दैट विल बी कॉमर्स। मैंने एमबीए की है तो मैनेजमेंट मेरा पेपर 2 हो जाएगा। मैंने इकोनॉमिक्स की है, एमए इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स मेरा पेपर 2 हो जाएगा। मैंने कंप्यूटर साइंस की है, बीसीए एमसीए किया है, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 हो जाएगा। हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, बहुत सारे आपके पास पेपर 2 होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपका पेपर 2 यहाँ पे डिसाइड होता है। पेपर 1 में 10 यूनिट है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एंड पेपर 2 में भी 10 यूनिट ही होती है, ठीक है। अलग अलग पेपर की अलग अलग यूनिट होती है। लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगी कॉमर्स की कितनी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट है, उनका क्या सिलेबस है। ऐसे ही आप यूजीसी की साइट पे जाओगे, एनटीए की साइट पे जाओगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। तो ये पैटर्न रहता है। सिलेबस की जहां तक बात है तो ये 10 यूनिट आएंगी। इन 10 यूनिट में से ऐसा बोला जाता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं 1 यूनिट से, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, पेपर 1 में आपसे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स ईच। तो पेपर 1 आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है। ऐसे ही पेपर 2 होता है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है। टोटल आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं और आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, और इन पेपर में बिल्कुल भी गैप नहीं होता, लगातार आपको पेपर करना होता है। पहले पेपर 1 होता है 50 क्वेश्चन, फिर पेपर 2 होता है 100 क्वेश्चन। आपकी मर्जी, आप पेपर 2 पहले करना चाहते हैं पेपर 2 करिए, पेपर 1 पहले करना चाहते हैं पेपर 1 करिए। आपको दोनों पेपर एक साथ ही दिखाई दिए जाते हैं, ठीक है, 1 to 150 नंबरिंग रहती है, तो आप जो मर्जी पेपर को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं पैटर्न में। क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, बिल्कुल भी 2023 दिसंबर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या ये नेगेटिव मार्किंग होगी आने वाले टाइम में या नहीं होगी, ये बेबुनियाद सवाल है। अगर होगी तो आपको एनटीए की वेबसाइट पे लग जाएगा पता, और मैं भी आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और होने की आशंका है, होगी या नहीं होगी ये अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। फिलहाल आप ये लेके चलो कि दिसंबर में तो नहीं है, ये गारंटीड है, ठीक है। तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन सही होगा 2 नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन गलत होगा तो 0 नंबर मिलेंगे, क्वेश्चन स्किप करोगे तो भी 0 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस पेपर में आप क्या कर सकते हैं, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी फिलहाल के लिए है। बट थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो पेपर पैटर्न में चेंजेस क्या आ रहे हैं वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 1 लाइनर्स नहीं पूछे जाते हैं। आपसे इनकरेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे बोला जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नोट वाले वर्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं। आपको ये बोला जाएगा कि बताइए कि इसमें से आपके पास 5 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना होता है उसमें से। फिर आपसे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे कोर कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। एक तर्क दिया जाता है, फिर उसका एक कारण दिया जाता है, तो आपको देखना होता है कि क्या ये तर्क और कारण सही है, और क्या ये सही से रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कारण तर्क को, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ आरसी आता है आपके पेपर 2 में भी, तो आरसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैसेज होता है उस पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है पैटर्न में, ऐसे क्यों, इससे पेपर को लेंदी बनाया जा रहा है। तो ये चीज भी आपको मेक श्योर करनी है। अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो आपको ये लेंदी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, एनालिटिकल स्किल चाहिए, तो ही आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये बात रही पेपर पैटर्न की। सिलेबस का मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स आती हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कभी किसी यूनिट से 6 से 7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और किसी किसी यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं।
पर 2 यूनिट ऐसी हैं जहां से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, वो है यूनिट नंबर 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड यूनिट नंबर 7 डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे पैसेज पे बेस्ड 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको कंप्लीट करने होते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, आपसे मर्ज करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने कोई चीज पढ़ी, कोई डिजिटल इनिशिएटिव पढ़ा, वो आपका हायर एजुकेशन से भी रिलेट करता है, तो दोनों का कंबाइन क्वेश्चन आ जाता है। कम्युनिकेशन टूल्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में डिजिटल डिवाइसेस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। आईसीटी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, रिसर्च इन आईसीटी से क्वेश्चन आ जाता है। नेटवर्किंग डिवाइसेस हम पढ़ते हैं, कैसे उनका आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिकली यूज हो रहा है टीचिंग एड्स के तौर पे, वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो इसीलिए पेपर का पैटर्न हल्का सा यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, ये पैटर्न हमारा सेम है। सिलेबस की बात जहां तक की जाए, तो क्या सिलेबस में कुछ चेंज आया है? तो सिलेबस में अभी लास्ट 3 to 4 ईयर से कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ फ्रेमिंग में चेंज आया है क्वेश्चंस की, जो पैटर्न में हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस आपको मैं दे दूंगी, पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे भी आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 का। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो एक चीज है कि यहाँ पे फीस कितनी है। इस पेपर के लिए अगर मैं फीस बताऊं तो पेपर एक ही होता है, एक बार ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें आपको चॉइसेस दी जाती हैं, आप केवल नेट के लिए फिल करना चाहते हो या नेट प्लस जेआरएफ के लिए। तो अगर आपकी एज लिमिट है तो हमेशा गो फॉर जेआरएफ प्लस नेट, दोनों के लिए जाओ। अगर एज लिमिट नहीं है तो नेट के लिए जाओ, क्योंकि फीस दोनों की सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अभी जून 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जो फीस थी वो थी 1100 रुपए। एक बार फॉर्म फिल करना है तो आपको 1100 रुपए फीस पे करनी पड़ती है। अभी दिसंबर में जब नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा क्या फीस है, अभी फिलहाल के लिए 1100 रुपए है। ठीक है, और ये किसके लिए है? जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं उनकी फीस यहाँ पे कम हो जाती है, और उनकी फीस लगभग 300 से 400 की रेंज में रहती है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की मैंने आपको फीस यहाँ पे बता दी है, जो कि है 1100 रुपए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि अब कैसे प्रिपेयर करना है हमें, ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं इस पेपर के। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए। 40% मार्क्स मतलब 300 नंबर का पेपर है तो 40% स्कोर करना है, दैट इज 120 मार्क्स। अगर आप 120 मार्क्स भी पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के नहीं स्कोर कर पाते हो तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई ही नहीं किया है आपने, तो आपका पेपर भी चेक नहीं होता है। ठीक है, बट क्या क्वालिफाई करने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसमें मैं आपको डिस्टिंक्शन होती है वो समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, हमने बात की कि आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, ये यूआर कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका ये जो परसेंटेज है वो क्या हो जाता है? 35% हो जाता है। ठीक है, तो आपको 35% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में ना डिफरेंस ये है, आप जब क्वालिफाई कर लेते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉप 6% रिजल्ट जाता है यहाँ पे, टॉप 6% का ही नेट एग्जामिनेशन क्लियर होता है और टॉप 1% बच्चों का ही जेआरएफ क्लियर होता है। तो क्या क्वालिफाई करने के बाद हम सिलेक्शन नहीं होगा हमारा, तो इसका क्या औचित्य है, इसका क्या मकसद है, इसका मीनिंग क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? सीट्स हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में, फिर ओबीसी में, फिर ईडब्ल्यूएस में, एससी में है, एसटी में है, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी में है, और देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। अब जनरल में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है? 30। लेट से ओबीसी में 20 है, ईडब्ल्यूएस में 10 है, एससी एसटी में 15-15 है, और पीडब्ल्यूडी में 10 है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे 30 सीट्स फिल हो गई, क्योंकि जनरल में सभी के सभी आ जाते हैं, क्योंकि ये अनरिजर्व कैटेगरी है तो सभी यहाँ पे compete करते हैं, ये सीट्स फुल हो गई। तो यहाँ पे क्वालिफाई करने का तो आपको था कि 40% तो चाहिए, बट जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने टॉप स्कोर किया होगा उनका सिलेक्शन होगा। अब आप इनको भी ऐसे फिल कर रहे थे, इनको भी फिल कर रहे थे, इनको भी फिल कर रहे थे, लास्ट में आप पहुंच गए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कौन लोग होंगे? जो सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के होंगे, उनका ही सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पे 10 सीट्स थी, बट मेरे पास यहाँ पे ना 15 लोग थे, 15 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने, ठीक है, जिनमें से 9 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 40%
स्कोर किया हुआ था एटलीस्ट, या आप बोल सकते हो 35%, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी है तो इन्होंने 35% स्कोर किया था। बट 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 35% भी स्कोर नहीं किया। तो क्या अब इन बच्चों में से भी एक पर्सन को हम चूज करेंगे क्या? हमारे पास 10 सीट है, हम चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे 9 सीट्स फिल होंगी, एक सीट वेकेंट रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इन बच्चों में से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी पूरा नहीं किया है, तो आपकी सीट्स एज इट इज वेकेंट रह जाएगी, उसको फिल नहीं किया जाएगा। तो ये मतलब है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया का। अब जो सिलेक्शन होता है वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बेस पे नहीं होता, वो होता है कट ऑफ के बेस पे। अब ये कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल 6% बच्चों को सिलेक्ट करना है। बच्चों ने अपीयर किया 1000 बच्चों ने, 6% आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो कितने लोग होंगे? 60 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अब इन 1000 बच्चों में से सभी के सभी बच्चों ने 120 नंबर स्कोर कर लिए हैं, मतलब सभी का सिलेक्शन हो जाना चाहिए? नहीं होगा, सिर्फ 60 बच्चों का। अब इन 1000 बच्चों में से 60 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉप स्कोर किया, ठीक है? एक बच्चे ने 300 में से 210 स्कोर किया, एक बच्चे ने यहाँ पे 200 रन स्कोर किए, एक बच्चे ने 206 रन स्कोर किए। तो इस तरीके से आपने 60 बच्चे निकाल लिए जिनमें 190 तक स्कोर हुआ है, ठीक है? किसी बच्चे के कितने मार्क्स हैं, किसी बच्चे के कितने मार्क्स हैं, तो 60 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप स्कोरर हैं, और उनमें से जो लास्ट बच्चा हमने सिलेक्ट किया ना, उसके 190 मार्क्स थे। तो ये बन जाएगी कट ऑफ कि 190 नंबर स्कोर करने वाला जो पर्सन है वो लास्ट सिलेक्ट हुआ है, तो ये है कट ऑफ, कि यहाँ पे 190 पे आके जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। दिस इज कट ऑफ, और इस बेसिस को ही, इसको ही आपको टारगेट करना होता है, इसको ही बेसिस मानते हुए आपको प्रिपेयर करना होता है, ठीक है? तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और कट ऑफ दोनों अलग चीजें हैं। अब मैंने यहाँ पे बताया कि 6% आपको सिलेक्ट करना है और 6% स्कोर होता है नेट के लिए। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो जेआरएफ के लिए क्या होता है, ये जो 6% बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इनमें से ही टॉप 1% बच्चों को जेआरएफ दिया जाता है। तो इन 60 बच्चों में से 6 से 7 बच्चे सिलेक्ट होंगे जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, और वो कौन लोग होंगे? जिन्होंने टॉप 6 से 7 स्कोर किया होगा। जैसे सबसे पहले नंबर पे एक पर्सन आता है जिसने 210 रन स्कोर किए, फिर एक पर्सन है जिसने 208 रन स्कोर किए, तीसरा एक पर्सन है उसने भी 208 स्कोर किया है, ठीक है, मार्क्स, फिर एक पर्सन है 206 वाला, फिर एक पर्सन है 204 वाला, फिर एक पर्सन है 202 वाला। तो ये मेरे पास 7 बच्चे हैं जिन्होंने टॉप स्कोर किया है। तो ये जो बच्चे हैं ना, इनको जेआरएफ मिल जाएगा। तो जेआरएफ और नेट दोनों मिलते हैं उन बच्चों को जो टॉप 1% होते हैं, और उनको बच्चों को यहाँ पे सिर्फ नेट मिल पाता है जो टॉप 6% होते हैं टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट्स का। तो आई होप ये सारी डिस्टिंक्शन आपको यहाँ पे मिल गई हो। और आपको टारगेट क्या करके चलना होता है, आपको हमेशा और हमेशा कट ऑफ को टारगेट करना होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितनी कट ऑफ गई है आने वाले ईयर्स में भी ये एक्सपेक्टेड होता है कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी, या इससे 2-3 नंबर ज्यादा जा सकती है। तो अगर लास्ट ईयर 190 कट ऑफ गई है नेट के लिए, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 194 या 196 नंबर को टारगेट करो, 200 नंबर को टारगेट करो, ठीक है? अगर जेआरएफ की कट ऑफ 200 गई है, 202 गई है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप कितना स्कोर करें, आप कम से कम 210 तक का टारगेट लेके चलें, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी ज्यादा भी जा सकती है। कम जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ साइड पे हो। अगर ज्यादा चली गई तो हमेशा 5 से 6 नंबर का गैप लेके चलना है, 3 से 4 क्वेश्चन का गैप लेके चलना ही है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से। और नेट ऑफ और जेआरएफ की कट ऑफ में कितना फर्क होता है, तो लगभग 7 से 9 क्वेश्चन का डिफरेंस यहाँ पे रहता है हर कैटेगरी वाइज। मैंने आपको ये कैटेगरी वाइज बताया कि जनरल कैटेगरी है फॉर एग्जांपल 190 और 210। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी वाइज देखना है प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा लेके चलने हैं और 5 से 6 नंबर ज्यादा लेके चलने हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको हेल्प करेगी और सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। और अगर आप अभी भी अपने पीजी अपीयरिंग में हो, बैचलर्स में हो और बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे देश भर में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर क्लियर कर लेते हो तो आप ऑल ओवर इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो नेट एग्जामिनेशन है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऑल ओवर इंडिया में आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल बना देता है। और अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करके रिसर्च कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ आप इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी रिसर्च कर सकते हो। और अगर आपके पास जेआरएफ है
तो आपको यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी आप स्टाइपेंड अवेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जेआरएफ। और जेआरएफ करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जेआरएफ करने से आप केवल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए पीएचडी के लिए जा सकते हो। इसके साथ साथ और चीजें भी हैं। आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि ये हमने बजट में बनाया हुआ है, ये हमने गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। तो कोई ना कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो आपकी जो फील्ड है आप उस फील्ड के अकॉर्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हो। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब ले सकते हो, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है जेआरएफ के साथ ही। साथ ही साथ जेआरएफ करने के और क्या फायदे हैं, आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन कर सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप एडटेक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आप रिसर्च एसोसिएट बनना चाहते हैं। रिसर्च एसोसिएट क्या होते हैं, अभी आप रिसर्च नहीं करना चाहते बट आप रिसर्च के लिए एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, ठीक है, रिसर्च एसोसिएट या फिर रिसर्च असिस्टेंट। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी रिसर्च कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टीज होती हैं जो ऑलरेडी रिसर्च में इंडल्ज है, उनके गाइडेंस में आपको यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट बनाया जाता है, रिसर्च एसोसिएट आप बन जाते हो ओवर द ईयर्स। तो आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है कि हाउ टू डू रिसर्च। तो अगर आपकी इच्छा है, अभी रिसर्च करनी नहीं है बट सीखने की इच्छा है, तो आप रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। आईआईटीज आईआईएम्स में बहुत जॉब्स हैं जो निकलती हैं। तो ये सारे फायदे हैं जेआरएफ के। और साथ ही साथ जब आपको स्टाइपेंड मिलता है तो आपको एक फाइनेंशियल डिपेंडेबिलिटी है जो वो खत्म हो जाती है और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन जाते हो। तो ये सारे फायदे आपको होते हैं। और आप हायर एजुकेशन परस्यू करना अगर आपका ड्रीम है और साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन भी परस्यू करते हो और साथ ही साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए ईजी हो जाती हैं, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने नेशन के लिए और खुद के लिए, ठीक है, एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बेनिफिट्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। आई होप आपका हर एक डाउट इस वीडियो से क्लियर हो गया हो। स्टिल कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो उसका आंसर मैं जरूर देने की कोशिश करूंगी और मैंने कोशिश की है कि आपके हर डाउट्स को सोल्व कर दूं। बट स्टिल फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रीली। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर कॉमर्स आपका पेपर 2 है तो आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन एंड साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए भी। और नेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हो तो मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट है। तो नेट करिए, फिर उसके बाद आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं अकेडमिक्स में, ठीक है, प्रोफेसरशिप के लिए, तो आपको नेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और लाइक शेयर जरूर करिए चैनल को, ठीक है, वीडियोस को, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच कर सकें और एक अच्छे तरीके